कि 1996 में आईएएस में क्वेश्चन था कि महाराणा प्रताप भारत के सबसे बड़े गद्दार थे। महाराणा प्रताप भारत का सबसे बड़ा गद्दार था, क्योंकि अकबर जब भारत को एक करना चाहता था, महाराणा प्रताप रोड़ा बना हुआ था, इसलिए अकबर नहीं जीत पा रहा है। वरना ये कैसे पॉसिबल है कि सुरई अकबर को कूट दे? ऐसी लड़ाई या तो हमने यूरोप में लड़ी थी, ऐसी लड़ाई यहां लड़ गए मेवाड़ वाले, पर सारा मटिया मेट है, कहीं का कुछ ही लग गए। तो एक आदमी जर्मनी में बैठ के इंडिया की संस्कृत की किताबों का ट्रांसलेशन करता है, हमारे इतिहासकार उस पर लहालौट होगी उसकी बातें मानते हैं। यार इतने लोग मिले हैं साथ में। अब इधर से डूंगरपुर से आसकरण, बांसवाड़ा का प्रताप सिंह, मेवाड़ का प्रताप, मारवाड़ का चंद्रसेन, जालोर का ताज खान, सिरोही का सुल्तान, ईडर का नारायण दास, पूरी संधि है। इसलिए अकबर हार रहा है, जगह जगह अकबर हार रहा है। और इस बार तो बड़े दिमाग से, मैं चंद्रसेन प्रताप वाला तो मुझे लगता है यार क्या दिमाग था उन लोगों में, एक जगह नहीं लड़ेंगे। लड़े थे खानवा में एक साथ लड़ेंगे, एक साथ हार जाएंगे, अलग अलग लड़ो, जगह जगह जाके लड़ो। तो ये तो मैं एक बार महाराणा प्रताप की जयंती पे ट्विटर पे एक कार्यक्रम था, उसमें मैं बोला था इस पे, मगर कितनी बड़ी भ्रांति है कि हम कहते हैं कि साहब प्रताप और चंद्रसेन एक साथ होके नहीं लड़े, क्योंकि आपने राजस्थान की हिस्ट्री के सोर्सेज ही नहीं पढ़े। वरना राजस्थान की हिस्ट्री के सोर्सेज पढ़े हैं मैंने, और वो कहते हैं कि दुहड़ राठौड़ों की ख्यात कहती है कि जैसलमेर के राजा हर्राज का जब निधन हो गया तो चंद्रसेन और प्रताप दोनों एक साथ बैठने के लिए गए। चंद्रसेन और प्रताप दोनों एक साथ जब वो जा रहे थे तो चंद्रसेन और प्रताप पहले आबू गए। आबू में देवल रहते थे, देवल राजपूत रहते थे। वो देवल राजपूत महाराणा प्रताप और चंद्रसेन की सहायता कर रहे थे, इसलिए उन देवल राजपूतों को राणा की उपाधि दी गई। क्या उपाधि गई? वहां से चंद्रसेन और प्रताप दोनों नागणची माता के दर्शन करने के लिए नागणा आए, यहां से दोनों जैसलमेर गए, हर राज के शोक प्रकट किया। उसके बाद चंद्रसेन वापस आ गए, महाराणा प्रताप ने मुगलों से सिंध लूटा, सिंध की तरफ गए और सिंध में लूटपाट करके। कहां है अपनी किताबों में? हम अमेरिका नहीं गए इसका मतलब ये थोड़ी अमेरिका नहीं है। हमारी हिस्ट्री को इतना गलत तरीके से दर्शाया गया जिसकी हद नहीं। 4 अबुल फजल की किताबें पढ़ी और आपने हिस्ट्री लिख दी। अबुल फजल महाराणा प्रताप के बारे में कैसे सही लिखेगा? अबुल फजल तो अकबर के बारे में सही बताएगा, उसका दरबारी इतिहासकार है, बिठा के लिखवा रहा है। मैं आपसे किताब लिखवाऊं तो मैं मेरे खिलाफ एक बात कैसे लिखने दूं? ये तो आप थर्ड सोर्स चेक करते, फोर्थ सोर्स चेक करते कि और सोर्स इसके बारे में क्या क्या बता रहे हैं। तो मैं वो किसी एक कार्यक्रम के अंदर बोला, थोड़े दिन बाद भास्कर वालों ने छापा, मेरे नाम से नहीं, उन तो अपने हिसाब से छापा, पर मैं फिर भी राजी था कि यार कम से कम बात फैली तो सही। हम बोल तो रहे इस बात को कि साहब झूठ बोलते हो तुम कि चंद्रसेन और प्रताप एक नहीं थे। तो मतलब अपने विद्वान से विद्वान लोगों को मैंने कहते सुना है कि प्रताप के समय राजस्थान के अन्य राजाओं ने उनका साथ नहीं दिया, प्रताप अकेले लड़े। अरे कैसे लड़े अकेले? पूरी बाउंड्री सील है, सब कुछ साथ दे रहे हैं, इसलिए अकबर नहीं जीत पा रहा है। वरना ये कैसे पॉसिबल है कि सुरई अकबर को कूट दे? दत्ताने में सिंगल मुगल नहीं बचने दिया था, सबको कूट पीट के भगा दिया था यहां से। इसका मतलब संधियां तो है ना आपस में, एक दूसरे की सहायता तो कर रहे हैं ना आपस में। और मैंने आपको बताया था कि उधर दत्ताने का जैसे ही समाचार महाराणा प्रताप सुनते हैं कि सुल्तान जीता, महाराणा प्रताप पोती की शादी करेंगे सुल्तान से, अपना रिश्तेदार है उधर हरा रहा है उसको। क्या है ये सब बातें नहीं दिखा रही कि वो आपस के अंदर एक दूसरे से सब मिले हुए? आपको खोजनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी। हिस्ट्री मोटे मोटे तौर पे ऊपर लिख दी गई, इसलिए इतिहास वो सब्जेक्ट है, इसका पुनर्लेखन किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? रीराइटिंग। पर रीराइटिंग तथ्यों के आधार पर। आप पुराने तथ्य खोजिए, पुराने तथ्य ढूंढिए, नई चीजें सामने उनको समाहित कीजिए, उनके आधार पर आगे लिखिए, ताकि नई पीढ़ी तो कम से कम जान पाएगी सही क्या था और गलत क्या था। तो नहीं कहना दोबारा, सब मिले इतने, एक संधि नहीं। ईडर के नारायण दास ने ये मक्का मदीना जाने वाले हज यात्रियों को गिरफ्तार कर लिया कि मैं हज यात्रा नहीं करने दूंगा। सुल्तान ने उधर ने हज यात्रा भी रोक लगा दी थी पूरी कि भाई मुगलों को कहो या तो हमारे इलाके में तोड़फोड़ बंद करे, वरना हम हज यात्रा बंद करेंगे तुम्हारी। इतना बड़ा फैसला है। जब मुगल बादशाह के परिवार के लोग जा रहे हैं, उनको बिठा इधर, आगे नहीं जाओगे, जाने नहीं देंगे हम हमारे इलाकों से। तो इडर के राजा की इतनी औकात हो रही है कि महाराणा प्रताप वो बिना महाराणा प्रताप की सहायता अकबर के खिलाफ लड़ ले, पर उनको सबको लग रहा है खूंटा मजबूत है, ये बात ढंग से लड़ ले। मैं कह रहा हूं आपको कि डूंगरपुर बांसवाड़ा वालों ने संधियां की, संधि मानने से मना कर दिया, नहीं मान रहे, जो तुम्हारे जी में है वो कर लेना। तो उनको पता था कि लड़े, अब मान लो उस टाइम वो संधि नहीं करते, लड़ते तो डूंगरपुर पे कब्जा कर लेता अकबर। तो वो बड़ी सेना लेके आया था। समय को पहचानिए, 2 कदम पीछे हटिए, वापस 4 कदम लंबी छलांग मारेंगे। तो महाराणा प्रताप को तो मैं हमेशा ही कहता हूं कि महाराणा प्रताप के सब बारे में सबसे बड़ा गलत तो हमने ये किया कि महाराणा प्रताप केवल योद्धा बना दिया। अब महाराणा प्रताप किसी भी अनपढ़ आदमी से या पढ़े लिखे आदमी को महाराणा और साहब भयंकर लड़ाई करने वाले थे,
और हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। और उनके बारे में क्या जानते हो? हाँ लड़े थे, खूब लड़े, हल्दी घाटी लड़े। हाँ हल्दी घाटी लड़े, हम पूछ रहे और लंबे समय तक लड़े। हल्दी घाटी चलती रही, कई दिनों तक हल्दी घाटी हुआ। महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी से बाहर निकालना पड़ेगा। विडंबना देखिए, हम दिवेर नहीं जानते भाई। यदि कोई तैयारी नहीं करे, दिवेर जानता है क्या? ऐसे कैसे हो सकता है कि साहब महाराणा प्रताप का बेटा अमर सिंह सुल्तान खान के भला आर पार कर दे, सेनापति मार दिया जाए मुगलों का, दिवेर के बारे में कोई जानता ही नहीं। एक विदेशी इतिहासकार जेम्स टोड कहता है ये मैराथन है। ऐसी लड़ाई या तो हमने यूरोप में लड़ी थी, ऐसी लड़ाई यहां लड़ गए मेवाड़ वाले, पर सारा मटिया मेट है, कहीं का कुछ ही लग गए। तो मुझे चंद्रसेन पे दया आती है हमेशा कि यार चंद्रसेन के बारे में हमारे पास बातें 10 है, 10 लाइनों में चंद्रसेन खत्म हो गया। पूरी जिंदगी लड़ा यार वो, उसके बारे में आपसे रेफरेंस ही नहीं ढूंढे जा रहे। पर उसके लिए आपको राजस्थान की किताबें पढ़नी पड़े। राजस्थान की किताब राजस्थानी में, किसमें? उस भाषा को कोई न तो पढ़ने वाला है, न सरकार शुद्ध ले। तो जब आपका राज्य ही शुद्ध नहीं ले, आपकी सरकार ही शुद्ध नहीं ले, तो उन किताबों में लिखी हुई बातें भी आपके सामने आएगी, तो मिटमुटा जाएगी किताबें। आधी तो जल जुला गई होगी, आधी इधर उधर बिखर गई होगी, आधे रेफरेंस तो चले गए, थोड़े बहुत रेफरेंस पढ़े वो थोड़े सालों के अंदर और चले जाएंगे। तो बाद में और केंद्र सरकार का इनका तो क्या रवैया रहा होगा कि 1996 में आईएएस में क्वेश्चन था कि महाराणा प्रताप भारत के सबसे बड़े गद्दार थे। महाराणा प्रताप भारत का सबसे बड़ा गद्दार था, क्योंकि अकबर जब भारत को एक करना चाहता था, महाराणा प्रताप रोड़ा बना हुआ था। कथन के पक्ष में मूल्यांकन कीजिए, तो मूल्यांकन करेगा तो नंबर मिलेंगे, नहीं करेगा तो नहीं मिलेंगे। क्या करो आप? 96 यूपीसी का सवाल, ये तो ऊपर वाले कम्युनिस्ट इतिहासकारों का रहा। तो मैं हमेशा ही मुझे लगता है कि अपना इतिहास रोमिला थापर जैसी महिलाओं ने लिखा है। रोमिला थापर भारत के बड़े इतिहासकारों के अंदर माने जाते हैं। एंशियंट और मिडिवल दोनों लिखा है रोमिला थापर ने। रोमिला थापर मैम से पूछा जाए कि मैम संस्कृत आती है आपको? ना। फारसी आती है कि नहीं? तो कैसे लिख दिया? प्राचीन भारत का इतिहास लिखने के लिए आपको संस्कृत आनी चाहिए, क्योंकि वेद और पुराण और पढ़ोगे तो प्राचीन भारत पढ़ोगे। और यदि आपको मध्यकाल लिखना तो आपको फारसी आनी चाहिए, क्योंकि मुसलमान इतिहासकार जीते थे वो सारे किस में लिखे गए? फारसी। तो आपको दोनों आती नहीं, तो आपने इतिहास कैसे लिखा? तो उन्होंने कहा भाई इन किताबों का ट्रांसलेशन हुआ अंग्रेजी में, मैंने अंग्रेजी पढ़ी और अंग्रेजी पढ़ के लिख दिया। सही बात है, पर ट्रांसलेशन में कितनी गलतियां होती है। और ट्रांसलेशन किसने किया साहब? मैक्स मूलर ने। किसने किया? वो कहां का था? जर्मनी का। इंडिया कितनी बार आया था? एक बार भी नहीं। एक आदमी जर्मनी में बैठ के इंडिया की संस्कृत की किताबों का ट्रांसलेशन करता है, हमारे इतिहासकार उस पर लाल लौट होगी उसकी बातें मानते हैं। जिस आदमी ने कभी इंडिया देखा नहीं वो इंडिया के बारे में लिख देता है। जो आदमी इंडिया की मान्यताओं को नहीं जानता उसकी किताबें भारत के अंदर चल जाती है। फिर रोमिला थापर मैम कहती है, यू नो अर्जुन महाभारत के युद्ध में लड़ने से मना क्यों कर देता? भगवान कृष्ण उसे कहते हैं कि अर्जुन लड़ो, और अर्जुन कहता है कि नहीं भगवान कृष्ण मेरे से नहीं लड़ा जाएगा। जानते हो तुम क्यों? आगे जो बैठा होता है सवाल पूछने वाला होता है, नहीं मैम आप ही बताओगे, सबसे बड़े तो आप ही हो, आप बताओ क्यों नहीं लड़ रहा था? क्योंकि अर्जुन उस समय यह सोच रहा था कि जब कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने लड़ाई बंद कर दी, व्हाई मी? जब अशोका बंद कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? कलिंग का युद्ध के बाद जब युद्ध नहीं होंगे तो महाभारत क्यों लड़ना है? इसका मतलब मैम क्या स्टेब्लिश करना चाहती है? ये भारत की सबसे मुख्य इतिहासकार है। अपना सारा आरपीसी यूपीसी का इतिहास ही उनका लिखा है, ये जो भी अपनी किताबें चलती है ऑथेंटिक, पूरी ऑथेंटिक है, उन्हीं को मानते हैं, मानते उनको ऑथेंटिक है। हाँ तो पहले तो अपने हल्दी कटिंग बोर्ड लगा हुआ था कि हल्दी कटिंग तो निर्णित था। ये तो पिछले 3-4 साल से अपने वाले जागे थोड़े, और अपने मेवाड़ के इतिहासकार ने रिसर्च की, उसने कहा भाई साहब हारे हुए सेनापति दरबार से निकाले जाते हैं, जीते हुए नहीं निकाले जाते। और ये तुम बदायूनी को पढ़ो, तुम्हारे बदायूनी को ये कहता है बनास नदी के पास में चप्पलें लेके भागे थे हम। ये तुम्हारा बदायूनी कहता है गोगुंदा में जब हम रात को रुके थे तो हमने दीवारें चुनवाई थी। ये तुम्हारा बदायूनी कहता है कि जब हम गांव गांव से गुजरे थे तब गांव वाले हंस रहे थे हम पे। ये तुम्हारा बदायूनी कहता है कि जब तक हम अजमेर नहीं पहुंच गए थे अल्लाह का नाम लिया था, जैसे जैसे भील जगह जगह आक्रमण कर रहे थे। ये क्या दिखा रहा है तुम्हारे? इसका मतलब इसमें जीते हैं। और ये तुम अभिलेख पढ़ो, इस अभिलेख में राणा प्रताप कहता है तेरे को ये जमीन, तेरे को ये जमीन, तेरे को ये जमीन। जब उसके पास है ही नहीं तो बांट क्या रहा है? जब होगी तभी तो बंटेगी। तब जाके थोड़ी बहुत ऊपर वालों को बुद्धि आई है, हल्दी घाटी वाला बोर्ड चेंज किया है।
और अब बाद में उसमें लिखा कि नहीं साहब इस युद्ध के अंदर जीते थे। तुम बाकी प्रशस्तियां देख लो, जगदीश मंदिर वाली राज प्रशस्ति, और थर्ड सोर्स चेक करो आप। तो ये छोड़ो, तुम कहोगे मेवाड़ वाले तो खुद की जीत बताएंगे, थर्ड सोर्स पढ़ो ना कोई, उनके अंदर भी ये सब बातें मिलती है कि जीते हैं उसके बाद में। और यदि ये हार गए थे तो अकबर लगातार क्यों अटैक कर रहा है, और मारना पड़ता हो कि मरते ही उसने अटैक क्यों शुरू कर दिया वापस। जहांगीर किस बात का अटैक कर रहा है यदि हारे हुए तो। फिर 1615 में मुगल मेवाड़ संधि क्यों हो रही है, क्या तो गिरफ्तार भी नहीं हुआ तो भी जीता। हाँ तो फर्जी बातें हैं जी, इधर उधर की लेके आते हैं कुछ ही। और फिर गिरफ्तार करना चाहते तो आपकी सेना हाथों हाथ निकल क्यों गई वहां से, पीछा करते, गिरफ्तार करते। तो इतने अजीब अजीब सी चीजें उठाई हुई है अपने इतिहास में। अब मैं तुम्हारे तो राजस्थान हिस्ट्री वाली किताब पढ़ लो तो उसमें इतनी कई हंसी की बातें हैं कि टाबर समझ जाए कोई। अपने एक लोक देवता है हड़बुजी सांकला, क्या नाम है, एक लोक देवता उनका नाम है मेहाजी मांगलिया, क्या नाम है, इन्होंने दोनों को जोड़ दिया, हड़बुजी का बाप मेहाजी का बाप बना दिया। और आरपीसी किताबों में है, जिनको आरपीसी ऑथेंटिक मानती है उन किताबों में है। क्या करो आप, पढ़ रहे हैं हम, इतने सालों से पढ़ रहे हैं, क्या किया जाए उनका। कोई टावर मैं जब बताता भी टावर सर उस किताब, अरे गलत है, ये मेल ही नहीं खाता है, कहीं से इधर का उधर ही नहीं मिल पाता अपने आप। इन्होंने गलती कर दी, बाकी वाले क्यों गलती करें, किस प्रकार की गलती करें, पर चल रही है। कई 2-2 साल का 200 साल का डिफरेंस है, हम उन दो आदमियों को मिला रखा है। ये दो आदमी, अरे 200 साल का डिफरेंस है। तो 40-50 का हो तो मान लेंगे ये बूढ़ा हुआ ये पैदा हुआ, 200 साल में तो मिल भी नहीं सकते आपस के अंदर। पर कुछ ही चीजें हैं जी इधर उधर की चला चलू जाती है। अपने को लगता है कि मरने दो रहे, अपने पापी पेट का सवाल है, 2 नंबर लेने दे दे के मिल जाएंगे, क्यों लोड लिए जाए। वो तो चंडीगढ़ में एक फिजिक्स के प्रोफेसर, फिजिक्स के, अपने बच्चे 7वीं में बच्चा पढ़े, उस बच्चे की बुक लेके बैठे, इधर आ मैं पढ़ाता हूँ तेरे को। एनसीईआरटी पढ़नी शुरू की, उनको लगा कि यार ये लाइन ऐसे कैसे। एनसीईआरटी में लिखा कि लोग गाय खाते थे, अजीब सा लगा यार गाय खाते थे, लिखा था वेदों के अनुसार, उन्होंने वेद पढ़ लिए, वेद में तो नहीं लिखा हुआ, उसकी इंटरप्रिटेशन तो अलग प्रकार की है। दूसरी लाइन तीसरी लाइन, उस बंदे ने आरटीआई लगा दी एनसीईआरटी के खिलाफ कि मुझे बताओ कि 114 लाइनें तुम्हारी एनसीईआरटी में, ये कहां से उठाई, 114 डाउट है मेरे, ये लाइनें कहां से उठाई। राइट टू इन्फॉर्मेशन, मुझे इन्फॉर्मेशन दी जाए, एनसीईआरटी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। नहीं जवाब दिया तो बंदा कोर्ट चला गया, उसने चंडीगढ़ हाईकोर्ट में केस किया कि को तुम्हारी एनसीईआरटी को मुझे जवाब दे। कोर्ट ने बुलाया एनसीईआरटी को कि जवाब दे, एनसीईआरटी का रिटर्न जवाब है कि हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं, यूं ही लिख दी, कहीं नहीं लिखा हुआ ऐसा। ये भारत का इतिहास है। इसलिए इतनी चीजें दबी है, इतनी चीजें दबी हुई जिसकी कोई हद नहीं। मोटी मोटी उभरी हुई चीजें हैं, मोटी मोटी चीजें अपने को आती है, मोटी मोटी पढ़ लेते हैं, नौकरियां लग जाती है, आदमी अपने पूरी जिंदगी में लुगाई टाबरों को संभालता संभालता मर जाता है। वो लगता है प्रताप चंद्र सेन तो मर मुरा गए, मैं तो पढ़ूं यार मेरा पेट कम से कम।